हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंडियन पॉलिटी से जुड़ा एक टॉपिक है मूल अधिकार, जिसे हम मौलिक अधिकार भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में फंडामेंटल राइट भी कहते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका वर्णन है। ठीक है, तो ये जो मौलिक अधिकार है, इस मौलिक अधिकार की तुलना अमेरिका के अधिकार बिल से किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा हम मान सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार है इसे कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। ठीक है, तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। ठीक है, जिसमें कि एक जो इसमें आपका संपत्ति का अधिकार है उसे अब मूल अधिकार से हटा के उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जिसे अनुच्छेद 300 के क में जोड़ा गया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे कि जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ और अदर स्टेट पीसीएस में जो परीक्षा में पूछे गए जो सवाल हैं, प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज का जो वीडियो है इसमें पार्ट 1 में, जिसमें कि आधे प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, इसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हमने मौलिक अधिकार से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और इसमें कथन जो दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट जो था 1928 इसे समर्थन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अब हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। विकल्प हैं वाद योग्य है, अवाद योग्य है, लचीले या कठोर है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए वाद योग्य। इसका मतलब ये है कि मौलिक अधिकार से संबंधित, ठीक है, यदि किसी भी प्रकार के ऐसे जो नागरिकों के किसी उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है या फिर अधिकारों से संबंधित किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, और हमारे जो मूल अधिकार है उसका जो संरक्षण करता है वो है उच्चतम न्यायालय, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत इसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो इसे वाद योग्य माना जाता है। ठीक है, और इसके विपरीत जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वह एक तरह से क्या है, अवाद योग्य है। ठीक है, जिसको मतलब कि उच्चतम न्यायालय में उसे चुनौती नहीं दिया जा सकता, और वाद योग्य मतलब जिसे उच्चतम न्यायालय में उसको चुनौती दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब थर्ड प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट है कि अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है। पहला है कि यह संविधान में उल्लिखित होता है, इसलिए यह एक प्रजातांत्रिक होता है, यह लोक कल्याणकारी होता है, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, यानी इसमें जो सही उत्तर है वो 1 और इसके बाद 4 और 5। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 4 और 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित किए जा सकते हैं। दूसरा विकल्प दिया है प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। सी ऑप्शन है राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, या फिर आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी, यानी जब मूल अधिकार जो हमारा है वो आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जाते हैं। इसका किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, तो ये अनुच्छेद 358 में इसका उल्लेख है।
ठीक है। यदि आपातकाल यानी अनुच्छेद आपातकाल का उल्लेख कहाँ पर है, तो ये अनुच्छेद 352 में, ठीक है, 352 में और 356 और 360 में, ठीक है। तो 352 में क्या है, युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के द्वारा यदि आपातकाल स्थिति उत्पन्न हो जाए, या फिर 356 यानी किसी भी राज्य का संवैधानिक जो प्रशासन है वो विफल हो जाए, जहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाए, तो ऐसी स्थिति में या फिर वित्तीय आपात की स्थिति में क्या होता है, मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 359 में उल्लेख है कि अनुच्छेद 20 और 21 को, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर आपातकालीन स्थिति में शेष सभी जो इसमें मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद हैं वो निलंबित हो जाते हैं, ठीक है, वो स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। आगे हैं कि भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ये राज्यकृत विरुद्ध एक गारंटी है, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, ठीक है। तो नहीं पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो अभी मौलिक अधिकार है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में जो अधिकार बिल है उसी के अनुरूप है या फिर उसी के भांति है। ये जो चौथा नंबर जो विकल्प है ये तो आपका गलत हो जाएगा, इसमें 1 और 2 3 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि राज्य जो है, राज्य अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करने का एक गारंटीकृत है, ठीक है, यानी उसे मूल अधिकार उसका देना दायित्व है या फिर बाध्य है। संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख है मौलिक अधिकार का, और ये सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग बताया था कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या फिर राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो ये है अनुच्छेद 13, ठीक है। अनुच्छेद 13 में साफ साफ ये बात लिखी है, यानी जो मौलिक अधिकारों का हनन होता है, यदि मौलिक अधिकार का हनन होता है या फिर ऐसा कोई सरकार कोई कानून बनाता है जो नागरिकों के लिए ठीक न हो या फिर उसके अहित में हो, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, उसको न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से उसमें संशोधन कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कितने अनुच्छेद है ध्यान रखिएगा, हमारा जो यदि इसे काउंट करेंगे तो 14 से लेकर 14, 15, 16 और 17 और 18, ठीक है, ये 5 अनुच्छेद हैं जो समता के अधिकार से संबंधित हैं। हम ऐसा करते हैं कि 14 + 4 कर देते हैं, तो ऐसे स्किप हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा 14 से काउंट करेंगे, 14, 15, 16, 17, 18, तो ये 5 अनुच्छेद आएंगे समता के अधिकार के अंतर्गत। तो अनुच्छेद हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से 18।
ठीक है, इसे एक बार नज़र डालते हैं 14 से 18 में क्या है। तो अनुच्छेद 14 जो है वो विधि के समक्ष समानता या फिर विधियों के समान संरक्षण की बात करता है। विधि के समक्ष समानता, ये इसका जो सोर्स है वो ब्रिटेन है, यानी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जबकि विधियों के समान संरक्षण जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 15 जो है ये 5 आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकता है। वो कौन से आधार हैं? धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे और जन्म स्थान के आधार पर विभेद यानी भेद और प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 जो है ये लोक नियोजन के विषय में। लोक नियोजन से मतलब पब्लिक, जिसमें कि किसी कॉलेज या फिर संस्थान में प्रवेश से संबंधित हो, ठीक है, या फिर सरकारी नौकरियों में, ठीक है, सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़े वर्गों के आरक्षण की बात की जाए तो वो किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 16 में है। ठीक है, यानी सरकार लोक नियोजन के विषयों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, पर इसमें क्या है कि वे लोग जो पिछड़े वर्ग हैं या फिर अनुसूचित जाति या जनजाति, जिसे हम सामाजिक शैक्षणिक मामलों में पिछड़े हैं, तो उन्हें क्या है कि इन विषयों पर उन्हें जो है आरक्षण दिया जा सकता है। ठीक है, ताकि वो जो उच्च वर्ग के हैं उनके समानता खड़े हो सके। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता को हम एक शब्दों में, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं छुआछूत। ठीक है, तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के संबंध में प्रावधान है। जैसे कि किसी पब्लिक स्थान है, वो आपका कोई विद्यालय हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, रेलवे या फिर एयरपोर्ट हो सकता है, पब्लिक किसी प्रकार का कुआं या तालाब हो सकता है, मंदिर या मस्जिद हो सकता है। तो ऐसे स्थान पर हम किसी भी समाज को लेकर छुआछूत या अस्पृश्यता के संबंध में, ये हमारा जो संविधान में इसका उल्लेख है कि हम उसे छुआछूत नहीं मानेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 18 है, जिसे उपाधियों का अंत है। उपाधियों से आशय है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी उपाधियों को बिना राष्ट्रपति के अनुमति के बिना कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता। भारत में जो मिलने वाले शिक्षक और सैनिक को प्राप्त होने वाला जो उनको पुरस्कार या फिर किसी भी प्रकार के उपाधि जो उन्हें दिया जाता है वो उसे अब उपाधि नहीं माना जाता है। ठीक है, एक प्रकार से उनको ये सम्मान प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन अंतर्गत दिया हुआ है। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच 5 अनुच्छेदों में इसका उल्लेख है। वो जगह 14, 16 और 15। ठीक है, तो इस प्रकार जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, देखिए, समानता का अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 के अंतर्गत समाहित है। अनुच्छेद 13 में क्या है? 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों के मूल अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होने से संबंधित है। इसका मतलब ये है कि मूल अधिकारों में किसी प्रकार के जो मूल अधिकार जो हमारे भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, वो किसी प्रकार का असंगत हो या फिर उनके अधिकारों को कम करने वाला हो, तो ऐसे में क्या कर सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो मौलिक अधिकार का संरक्षक माना जाता है, तो वो उसका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण करता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 है। यानी विधान से क्या आशय है, यानी जितने भी
भारत के नागरिक हैं उन्हें किसी भी प्रकार के विधि के समान संरक्षण की बात हो या फिर विधि के समक्ष समानता की बात हो, चाहे वो कोई नागरिक हो या फिर विदेशी हो, यानी ये सब पर लागू होता है। यानी विधि के समक्ष समानता और संरक्षण जो है, चाहे वो भारत का नागरिक हो या फिर विदेशी नागरिक हो, यानी उन्हें किसी प्रकार के विधि के समक्ष समानता या फिर विधि के समक्ष समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इन्हें ध्यान से आप पढ़ें। देखिए अनुच्छेद 14 में क्या है कि जो विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है, ये उपबंध कहता है किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या फिर विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो नागरिक हो या फिर विदेशी, सब पर यह अधिकार क्या होता है, लागू होता है। ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और 29 और 30, ये 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। ठीक है। जिसमें कि हमने देखा था कि अनुच्छेद जो 15 है वो किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 15 जो है 5 आधार, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का क्या करता है, प्रतिषेध करता है। और अनुच्छेद जो 16 संबंधित है वो किससे संबंधित, लोक नियोजन के विषयों पर अवसर की समता है। और अनुच्छेद 19 जो है इसमें जो है स्वतंत्रता के अधिकार हैं। ठीक है, स्वतंत्रता के इसमें 6 अधिकार दिए गए हैं। और अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उनके हितों के संरक्षण की बात करता है। और जो अनुच्छेद 30 है ये अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उनके शैक्षणिक संस्थान और उनका प्रबंधन से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता, तो कानून के समक्ष समानता की बात अनुच्छेद 14 करता है। सी ऑप्शन सही है। आगे है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण, तो कानून के समान संरक्षण की बात करें या फिर कानून के समक्ष समानता की बात करें, ये दोनों ही प्रावधान कहाँ है, तो ये अनुच्छेद 14 में उल्लिखित है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। कानून की समक्ष समता कहें या फिर हम समानता कहें। ठीक है। और दूसरी बात याद रखना, कानून के समक्ष संरक्षण, एक जगह संरक्षण है और दूसरी तरफ समता या समानता है। जब संरक्षण की बात करेगा, इसका जो प्रावधान है ये अमेरिका के संविधान से है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से है। जबकि समता या समानता जो है ये ब्रिटेन के संविधान से है। ठीक है। ये दोनों का उल्लेख कहाँ पर है, अनुच्छेद 14 में है। आगे है विधि का नियम या फिर विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है। तो इसे जो धर्म के आधार पर अनुच्छेद 15 है, तो अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है, एक बार मैं फिर से रिकॉल कर लेता हूँ। ठीक है। तो इन पे 5 आधार पर, एक तो धर्म के आधार पर, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, ये 5 आधार हैं। ठीक है। 5 आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसका उल्लेख कहाँ पर है, तो ये किस रूप में है, तो समता के अधिकार या फिर समानता के अधिकार के रूप में है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान से देखें, तो अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग
या फिर जन्म स्थान के आधार पर विभेद का क्या करता है, प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है जिसे समता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, जो अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न है कि मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था। तो किस अनुच्छेद में किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था, तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, भेदभाव के, तो ये इसका उल्लेख अनुच्छेद किस में है, तो ये अनुच्छेद 15 में, ठीक है, अनुच्छेद 15 में। तो इसे संशोधित करके 15 का अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया, ठीक है, और 15(4) में जोड़ा गया और इसके तहत सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए और साथ साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध कर सकने हेतु प्रावधान किया गया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी या फिर गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़े अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है, तो ये अनुच्छेद 15 में 15 के 5 में जैसे जोड़ा गया है, जिसमें कि शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी हो, यानी गैर सरकारी का मतलब जिसे सरकार के माध्यम से उसे किसी प्रकार का अनुदान मिलता हो या फिर नहीं मिलता हो, ठीक है, गैर सरकारी हो या फिर गैर अनुदान, यानी प्राइवेट भी हो या फिर गैर अनुदान में जिसे अनुदान न मिलता हो, उन सभी शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजातियों को भी आरक्षण दिया जाएगा। तो ये किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, तो अनुच्छेद 15 के 5 में। अभी हमने देखा अनुच्छेद जो था 15 के 4 में। 15 के 4 में क्या था कि जब संविधान संशोधन पहला संविधान संशोधन कब किया गया था, तो पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। 1951 में इसे धारा 2 के द्वारा, ठीक है, धारा 2 में जोड़ा गया कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या फिर कह सकते अनुसूचित जाति या जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध कर सकने का प्रावधान दिया गया है। आगे हैं कि संविधान के किस अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस या अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। तो ये किस संविधान में इसका उल्लेख है, तो अनुच्छेद 15 के 4 और 15 के 5 में, ठीक है, 15 के 4 और 16 के 4 में। तो 15 का 4 जो था ये संविधान के पहले संशोधन में जोड़ा गया था, 15 का 4, और जो अनुच्छेद 16 का 4 है इसका प्रावधान कब किया गया, तो 103वां जो संविधान संशोधन किया गया, 103वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 2019 में, जिसमें कि 15 के 6 और 15 के 16 के 6, 15 के 6 और 16 के 6 के माध्यम से आर्थिक रूप से जो दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रत्याभूत प्रदान करता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16 का 1 और 16 को 2, ठीक है, जिसमें कि लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रत्याभूत करता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, तो कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता, ये तीनों समानता की बात की गई है। इनमें आर्थिक समानता की बात नहीं की गई है।
ठीक है, तो जो इसमें सम्मिलित नहीं है वो है आपका डी, आर्थिक समानता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार की निर्मित करने का उद्देश्य राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। तो बिल्कुल सही है, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ए आर दोनों सही है, जबकि ए आर का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। कहने का आशय यह है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार पर निर्मित करने का उद्देश्य से राज्य अब असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि एसटी, एससी और ओबीसी के जो वर्गों के जो शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, तो राज्य इनके साथ असमान, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो लोग उच्च वर्ग के हैं या फिर जो शैक्षणिक और कह सकते हैं आर्थिक रूप से मजबूत है, तो उनके बराबर करने के लिए, उनकी बराबरी लाने के लिए हम जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, चाहे वो शैक्षणिक या सामाजिक किसी भी तरीके से हैं, तो उनको बराबर लाने के लिए इन्हें छूट या फिर आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा, जिससे कि वो उनकी बराबरी कर सकें। आगे है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी, ए बी से सभी को मिलाकर पढ़ना। देखिए, यानी भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का जो मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम है, तो उसे जब हम संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त जो समाजवाद है और ए यानी संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर, फिर अनुच्छेद ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर, इन तीनों का जो हम जिक्र करेंगे, अनुच्छेद 16, 14 और समाजवादी, तब कहीं जाकर क्या होगा कि मौलिक अधिकार का निगमन करने हेतु एक सक्षम समाज सक्षम किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त जो समाजवाद है, समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 14 और 16। आगे है, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद 17 है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है, यानी अस्पृश्यता से किसे मुक्त किया गया? तो अनुच्छेद 17 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट किया गया है? तो अस्पृश्यता का जो अनुच्छेद उल्लेख है वो अनुच्छेद 17 में, जो कि समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जाता है? तो किन उपायों द्वारा किया जाता है? तो कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। तो नौकरियों में प्रवेश दिलाकर नहीं, बल्कि कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा और जन जागरण के द्वारा। इसमें 1 और 2 और 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में 2 कथन दिए हुए हैं, कथनों को ध्यान से पढ़िए कि अस्पृश्यता शासनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। अस्पृश्यता जो है शासनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। इसके बाद अस्पृश्यता के चरण का आधार धार्मिक स्वीकृति है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए, यानी ए और दोनों सत्य हैं और ए आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अस्पृश्यता जो है एक शासनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है और अस्पृश्यता का चलन जो है आधार क्या है इसकी?
तो धार्मिक स्वीकृति है। आगे है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। स्वतंत्रता का अनुच्छेद तो कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 19 से लेकर 19, 20, 21 और 22 इन 4 अनुच्छेदों में इसका उल्लेख किया गया है। इस तरह देखा जाए तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक का इसका उल्लेख है। आगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? इस प्रश्न का जो है भाषण एवं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है वो किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? तो 19 में। और इसे अनुच्छेद 19 में भी कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, ठीक है, जिसमें कि इसे 19 के 1 में, ठीक है, 19 के 1 क में इसमें उल्लेख किया गया है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, ठीक है। इसी तरह से आगे आप देखेंगे तो अनुच्छेद 1 पहला के इस तरह में पहला के ख में, ठीक है, ख में जिसमें कि निरायुध यानी बिना हथियार के आप किसी प्रकार के सम्मेलन कर सकते हैं, ठीक है। और अनुच्छेद जो आपका अनुच्छेद 19 का जो पहला है उसका 19 ग में, ठीक है, पहले के ग में है कि व्यक्ति जो है भारत के जो नागरिक हैं, व्यक्ति हैं, ये भारत के नागरिकों को ही अधिकार प्राप्त है तो वो संघ या फिर हम इन्हें कहते हैं संगम या फिर संघ बनाने या फिर सहकारी समिति बनाने का इन्हें स्वतंत्रता प्राप्त है। इस तरह से हम देखें अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 19 के 1 के ख में, ठीक है, भारत के कहीं भी आबाद रूप से उन्हें क्या है घूमने का स्वतंत्रता प्राप्त है। वही आपका जो अनुच्छेद जो है पहले का जो अंग है, ठीक है, उसमें भारत के किसी भी भाग में आवास या फिर बसने की स्वतंत्रता प्राप्त है। और लास्ट जो है अनुच्छेद 19 का पहले के 6 में, ध्यान रखिएगा 6 न कि च में क्या है, इसमें पहले संपत्ति का अधिकार की स्वतंत्रता थी जिसे उसे समाप्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन में। अब उसे अनुच्छेद 300 के क में एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो 6 में क्या है कि भारत के किसी भी भाग में जाकर आप व्यापार या वृत्ति कर सकते हैं। तो ये 6 प्रकार के हमें स्वतंत्रता प्राप्त है 19 में। भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता का संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 है। इस अनुच्छेद 19 में ही, ठीक है, 19 के पहले के क में, ठीक है, 19 के पहले के क में ही इसका उल्लेख है, ठीक है, इसका उल्लेख है प्रेस की स्वतंत्रता जिसमें कि अखबार की भी स्वतंत्रता है, ठीक है। आगे है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे फहराना के तहत हमारा हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो 21 अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। तो ये आपका अनुच्छेद 1 के पहले में जो हमारा स्वतंत्र यानी अभिव्यक्ति, ठीक है, अभिव्यक्ति के वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के अधिकार के अंतर्गत आता है। आगे है कि स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है के अंतर्गत नहीं आता है। तो इनके अंतर्गत हम क्या नहीं कर सकते इस पर जोर दिया गया है। तो शांतिपूर्वक इकट्ठा होना यानी ये स्वतंत्रता आपको है। एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए
ये भी है। और इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। तो ये तो सही है। फिर घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, ये आप नहीं कर सकते, ये इसकी स्वतंत्रता नहीं आता है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। तो नहीं लगाया सकता है तो किस आधार पे, तो अवांछनीय आलोचना, यानी आप किसी व्यक्ति के आलोचना मात्र से उस पर इस वाक और स्वतंत्र जो अभिव्यक्ति है उस पर आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि हमने इसको ध्यान से देखें तो अनुच्छेद 19(2) के तहत नागरिकों के विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारत की संप्रभुता किस आधार पर लगाया जा सकता है, वो है संप्रभुता अखंडता के आधार पे, या फिर राज्य की सुरक्षा की बात हो, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंधों की बात हो, लोक व्यवस्था की बात हो, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में, या अदालत की अवमानना की बात हो, मानहानि, किसी अपराध के उद्दीपन के आधार पर, यानी इस आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अभी जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा कि अवांछनीय के आधार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। बाकी इन शेष जो अनुच्छेद 19(2) से 19 के 6 तक के बीच में इनमें बताया गया है कि किस आधार पर स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही, ठीक है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। आगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है, तो किस में, तो ये अनुच्छेद 21 में। ये कौन सा, ये सभी अनुच्छेद हैं, ध्यान रखिएगा। ये अनुच्छेद 11 है, अनुच्छेद 16 है और अनुच्छेद 26 है। तो किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है जिस अर्थ में अमेरिकन संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा, यानी विदेश यात्रा की जो स्वतंत्रता प्रदान है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ये भी अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। यानी किसी भी नागरिकों को विदेश घूमने की जो हमें संरक्षण प्रदान है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आती है। तो ये एक विवाद था, उस विवाद को देख लेते हैं। तो सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली AIR 1967 में यमान तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के मामलों में ये अभिनिर्धारण किया गया, यानी उच्चतम न्यायालय का ये कि अनुच्छेद 21 में दैहिक जो स्वतंत्रता शब्दावली है वो शब्दावली संचरण का अर्थात इच्छानुसार कभी भी तथा कभी कहीं भी जाने का अधिकार प्राप्त होता है। एक तरह से देखा जाए जो अनुच्छेद 21 है ये बहुत व्यापक है। ठीक है, इसके बाद जो निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है, तो आवास का अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो इसमें किसका उल्लेख किया गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है। तो ये अनुच्छेद, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। आगे हैं कि निम्नांकित में से किन्हें, ये तो हो गया। आगे देखते हैं निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 1 के डी के 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी एकांधता का अधिकार है, जिसमें कि 19D में किस बात का उल्लेख है, यानी अबाध यानी किसी भी बाधा रूप से कहीं भी भारत के किसी भी भाग में घूमने जाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो हमें अनुच्छेद 21 में, तो ये दोनों ही मिलाकर आपको एकांतता का अधिकार प्राप्त होता है।
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ये भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। तो मैं आपको कुछ और इससे जुड़ा फैक्ट है उन्हें बता दूं कि जो एक अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है, जिसमें कि अच्छे पर्यावरण का अधिकार हो गया, शीघ्र विचार का अधिकार हो गया, विधिक सहायता का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता अधिकार, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार। तो देख सकते हैं इस तरह से तमाम प्रकार के हमें अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वतंत्रता प्रदान है। इसकी कोई सीमा नहीं है, ये बहुत व्यापक है। ठीक है, इसका निर्धारण कोई नहीं किया गया, इसका उल्लेख भी हमारे संविधान में नहीं है। इसका निर्धारण कौन कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है कि कौन इसमें आपका अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सभी प्रकार की स्वतंत्रता हमें प्रदान करता है। आगे है अनुच्छेद, अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन डी। देखिए, हमारा जो संविधान है हमें जीने का अधिकार तो देता है, लेकिन मरने का अधिकार नहीं देता है। तो इसका उल्लेख जो है ये अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो इनमें से कौन सा अधिकार है? तो वह है आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत आता है। यानी इसका उल्लेख हमारे आर्टिकल 359 में कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के बावजूद भी अनुच्छेद 20 और 21 जो अनुच्छेद है इसे पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र को विस्तार किया गया और शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया। इस प्रश्न का जो किस मामले में, तो उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश मामले में। ठीक है, अगला प्रश्न है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों और शिशुओं को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। तो ये है आपका मूल अधिकार। ठीक है, तो ये इसका उल्लेख अनुच्छेद किसमें किया गया है? तो ये अनुच्छेद 21 के क में ये इसे नया अनुच्छेद जोड़ा गया है। ठीक है, आगे हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो इसे 1 अप्रैल 2010 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन सी, शिक्षा का अधिकार। ये किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है? तो 21 के क में इसका उल्लेख है। राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। आगे है कि एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर ऑप्शन ए आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही स्पष्टीकरण है। ए जो है ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ठीक है, इसमें कि राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। तो इसका उल्लेख कहाँ पर है? तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 21 के क में है। ठीक है, और एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार में व्याख्या के लिए अपरिहार्य है।
तो फ्रेंड्स ये रहे आपके जो कि आपके मौलिक अधिकार से संबंधित पिछले कुछ एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे। ये वीडियो का पार्ट 1 भाग है। इसको हम दूसरे पार्ट में जो शेष प्रश्न बचे हैं उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और एक एक चीज़ को वीडियो को पॉज करके आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम जल्दी ही दूसरे पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।